हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, किनका सहयोग रहा है अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में भारत में। ठीक है, तो उन सभी व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, कॉर्नवालिस के बारे में, बेलेजली के बारे में। ठीक है, तो जितने भी हैं इन सभी के बारे में पढ़ लेते। 5-6 लोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है कि भारत में इनका क्या योगदान था अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। 1742 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुए थे। मतलब लगभग 18 साल के थे ये 1742 में। और किस में ये भर्ती हुए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में ये भर्ती हुए थे। परंतु अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने 1751 में अंग्रेजी सेना में कैप्टन के पद तथा 1757 में उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया। लेकिन ये काफ़ी योग्य थे, इसलिए क्या हुआ, 1751 में इन्हें अंग्रेजी सेना में कैप्टन बना दिया गया और कैप्टन का पद मिला 1751 में। उसके बाद 1757 में इन्हें बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। देखिए कितनी जल्दी इन्होंने ग्रोथ की। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय मुख्यतः रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर थे और इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था इस युद्ध में। ठीक है, इनकी नीतियों की वजह से ये युद्ध जीत गए थे। ठीक है, इनकी कूटनीति थी जो उन्होंने जाफर को मिला लिया अपने में और ये युद्ध जीत गए। क्योंकि उन्होंने अगर मीर जाफर को नाम मिलाया होता और ये युद्ध गलती से हार गए होते तो शायद बक्सर का युद्ध भी नहीं होता और भारत में अंग्रेजी शासन जो इतने लंबे समय तक चला वो ना चलता। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना जो थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? नवंबर 1759 में बेदरा का युद्ध जो था उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव तथा डचों के मध्य में हुआ था। ठीक है, इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जिसमें डचों की हार हुई और उनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। फिर है कि फरवरी 1760 में स्वास्थ्य कारणों के चलते वापस इंग्लैंड चले गए। ठीक है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, इसलिए 1760 में ये वापस चले गए थे इंग्लैंड में। उसके बाद फिर इन्हें दोबारा भेजा गया 1765 में। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर के रूप में भारत भेजा गया। उन्होंने कंपनी के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। ठीक है, तो 1765 में इन्हें वापस भेज दिया था। कहाँ पर? बंगाल का गवर्नर बना के। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या कह सकते हैं ब्रिटिश जो थे, उन्होंने सोचा इतना इतना कुछ किया है, ठीक है, प्लासी का युद्ध जितवा दिया इतना बड़ा, तो योग्यता तो है इनमें, क्यों ना इन्हीं को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाए। तो बंगाल के गवर्नर के रूप में इन्हें भेजा गया था भारत दोबारा से 1765 में। और फिर उन्होंने क्या किया, कंपनी के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। ठीक है, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हो ही गया था। ठीक है, बस संधियाँ वगैरह होनी थी, इलाहाबाद की संधि वगैरह, तो उसी में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। 3 प्रमुख कार्य इन्होंने कौन से किए? तो पहला था कि कंपनी की फौजी तथा दीवानी नौकरियों में सुधार करना। ठीक है, कंपनी में 2 प्रकार की नौकरियां होती थी, एक फौजी और दूसरी दीवानी। तो दोनों प्रकार की जो नौकरियां हैं उनमें सुधार करना। दूसरा कि बंगाल की दीवानी को प्राप्त करना, वो उन्होंने प्राप्त कर ही ली, उड़ीसा बिहार की भी कर ली थी। तीसरा, दूसरे राज्यों के साथ संबंध ठीक करना, जो दूसरे राज्य हैं जिनसे लड़ाई वड़ाई चलती रहती है, ठीक है, कभी भी युद्ध हो सकता है उनसे, तो उनके साथ जो संबंध है उन्हें अच्छा करना। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव एक चीज़ के लिए बहुत फेमस थे, वो था द्वैध शासन। ठीक है, कि पूछा जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी भारत में सबसे पहले? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। इस व्यवस्था को क्लाइव ने लागू किया। इस व्यवस्था में बंगाल के शासन का समस्त कार्य नवाब के नाम पर चलता था, किंतु वास्तव में उनकी शक्ति नामात्र थी। वह कंपनी की तरफ से पेंशनर था, क्योंकि कंपनी शासन के खर्चे के लिए उसे रुपए देती थी। वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में थी, जो कार्यों में नवाब का निर्देशन करती थी, पर बंगाल के शासन के लिए जिम्मेदार नहीं थी। नवाब के अधीन होने का दिखावा भी करती थी। कहने का मतलब है ऐसा शासन जिसमें नाम तो नवाब का हो रहा है कि नवाब शासन कर रहा है, लेकिन सब कुछ कौन देख रहा है? कंपनी देख रही है। नवाब सिर्फ नाम मात्र का है, कि खाली उसका नाम ही है कि वो नवाब है, सब कुछ वही कर रहा है, जो भी पॉलिसी आ रही है, जो भी चेंजमेंट हो रहा है वो नवाब कर रहा है, लेकिन करती कौन थी? कंपनी करती थी। ठीक है, तो यही था दैव शासन व्यवस्था। यहाँ पे 2 लोग शासन कर रहे हैं, एक नाम मात्र के लिए कर रहा है और एक वास्तविक कर रहा है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। इसमें क्या था कि इस व्यवस्था में बंगाल के शासन का समस्त कार्य जो था वो नवाब के नाम पर चलता था, किंतु वास्तव में उनकी जो शक्ति थी वो नाम मात्र की थी। वह कंपनी की तरफ से सिर्फ पेंशन रहता, उसे कंपनी की तरफ से सिर्फ पेंशन मिलती थी। ठीक है, और खर्चा जो होता था कंपनी देती थी उसे। ठीक है, कि खर्चा अपना तुम चलाओ, लेकिन निर्देशन कौन कर रहा है? तो कंपनी कर रही है, जो कंपनी बताएगी वही करेगा नवाब। ठीक है, तो ये था द्वैध शासन व्यवस्था।
चिंता और अधिक परिश्रम के कारण वह अस्वस्थ हुआ। 1767 में इंग्लैंड लौट गया, जहां शत्रुओं ने उस पर बेईमानी का आरोप लगाया। इस बात से दुखी होकर उसने 1774 में 50 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब आपने गलत किया तो आपके साथ भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि ये बहुत अच्छा था। इसने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर यही हुआ कि चिंता और अधिक परिश्रम के कारण, क्योंकि हमेशा काम में लगा रहता है, तो ये अस्वस्थ हो गया दोबारा से और 1767 में वापस चला गया इंग्लैंड। वहाँ पर इसके जो शत्रु थे, उसे चढ़ते थे, उसने इस पर बेईमानी का आरोप लगाया कि इसने बहुत रुपए खाया है, भारतीय जो जनता थी उसका शोषण किया, काफ़ी आरोप इस पर लगाए गए। इसके बाद से ये दुखी हुआ और इसने 1774 में, जब भी ये 50 वर्ष का था आयु में, आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ये स्टोरी थी रॉबर्ट क्लाइव की। याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। याद रखना कि प्लासी के युद्ध में नेतृत्व इन्होंने ही किया था, बेदरा के युद्ध का भी नेतृत्व इन्होंने ही किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, द्वैत शासन भी इन्होंने ही लागू किया था। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। अब हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग की, जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। वॉरेन हेस्टिंग को 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। दूसरे नंबर पर बने वॉरेन हेस्टिंग 1772 में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अब क्वेश्चन कई तरीके के बनते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा था कि भारत के पहले गवर्नर कौन थे, या बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। फिर पूछा जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। फिर पूछा जाता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन चेंज होता रहता है, लेकिन आप क्या है कि टर्म सही से याद नहीं कर पाते, तो आंसर भी आपका गलत हो जाता है। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, याद रखना। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये चीज़ याद रखना। फिर वायसराय पूछ लेता है, फिर आखिरी वायसराय पूछ लेता है भारत का, और पूछ लेता है कि भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ, अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में दैत शासन प्रणाली की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था दैत शासन, वो इन्होंने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार उसे समाप्त कर दिया, तथा सरकारी खजाने को कहाँ से कहाँ ले गए, तो मुर्शिदाबाद पहले था, वहाँ से इन्होंने कलकत्ता उसे स्थानांतरण कर दिया। ठीक है, कलकत्ता ले आए सरकारी खजाने को। हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है, यानी कि राजा की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया। ठीक है, ये कोई नियम था जो इन्होंने अपनाया था राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए, कि राजस्व कैसे लिया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया था। अब इन्होंने कौन कौन से सुधार के कार्य किए वो देख लेते हैं। इनके पॉइंट से याद रखना, एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। एक एक नंबर में नहीं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला सुधार कार्य था न्याय प्रणाली में सुधार, कि न्याय प्रणाली में इन्होंने क्या सुधार किया। तो 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। ठीक है, तो पहले क्या था कि कुछ खास जगह पे ही खाली ये अदालतें होती थी, लेकिन 1772 में इसने क्या किया, प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना कर दी। शैक्षिक सुधार में इसने क्या किया, शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। तो पहला मदरसा इसने स्थापित किया था कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में। व्यावसायिक सुधार में इसने क्या किया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि जो कंपनी के अधिकारी थे उन्हें व्यक्तिगत, मतलब खुद अकेले भी व्यापार कर सकते थे, इसलिए उन्हें काफ़ी छूट दी जाती थी। वो छूट को इसने समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी बंद करवा दी। इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब इतनी पेंशन नहीं दे पाएंगे हम आपको, 26 लाख की बहुत साल दे दी। तो इन्होंने क्या किया, जो पेंशन मिलती थी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, उसे भी बंद करा दिया वॉरेन हेस्टिंग ने। अब द्वैत शासन की समाप्ति भी इन्होंने की। तो द्वैत शासन की समाप्ति में क्या कि द्वैत शासन के अंतर्गत कृषि को अत्यधिक नुकसान हुआ। भूमि कर कृषकों पर बहुत अधिक होता था। होता क्या था कि द्वैत शासन प्रणाली में क्या था कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो कृषि को हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या था, जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाता था। और कर क्यों ज़्यादा लगता था, तो जो भूमि कर संग्रह करता था उसके लिए बोली लगानी पड़ती थी, कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे वो जो कर संग्रह करने की चीज़ है वो उसे सौंप दी जाएगी। ठीक है, जो अधिकार है वो उसे सौंप दिया जाएगा। जैसे आपने सबसे ज़्यादा बोली लगा ली 5-6 लोगों में, तो आपको ये अधिकार दे दिया जाएगा कि आप भूमि कर संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ निश्चित होगा अमाउंट, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको देना है, बाकी आप खुद रख लें। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे ये अधिकार दे दिया गया।
तो इसलिए क्या होता है कि जो बोली लगा के जीत रहा है तो उसे भी तो अपना रुपये निकालना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलता था। ठीक है, तो इसलिए क्या था कि जो कृषक थे उनका काफ़ी नुकसान होता था इसमें द्वैत शासन की समाप्ति में। फिर है ददनी प्रथा का अंत। अब ये ददनी प्रथा क्या होती है? तो इस प्रथा में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारतीय कारीगरों के माल को बनने से पूर्व भी कम मूल्य पर खरीद लेते थे तथा अधिक मूल्य पर बेचते थे, जिसमें कारीगरों का शोषण होता था। मतलब यह ऐसी प्रथा थी, इसमें क्या करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, जो भारतीय कारीगर थे इनसे क्या है, माल बनने से पहले ही खरीद लेते थे। अब उन्हीं को माल वो क्या करते थे, महंगे में बेचते थे, जिससे क्या था कि जो कारीगर थे उनका शोषण होता था। ठीक है, तो इसलिए ददनी प्रथा का अंत भी कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर बैंक तथा टकसाल की स्थापना की। बैंक का मतलब आप जानते हैं, टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसकी स्थापना की। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा। अंग्रेज कलेक्टरों की नियुक्ति की जहाँ पर ज़रूरत थी, और सुरक्षा का प्रबंध किया। ठीक है, दूसरे राज्यों से सुरक्षा कैसे की जा सकती तो उसका प्रबंध किया। तो ये सारे कार्य थे जो वॉरेन हेस्टिंग ने किए। इन पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं, लिख लेना जब एग्जाम में आए। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो हुआ क्या, ब्रिटेन के जो लोग थे वो बंगाल के कुशासन तथा अव्यवस्था के कारण चिंतित थे, क्योंकि बंगाल में जो अव्यवस्था फैली हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो ये कारण ब्रिटेन में जो लोग रह रहे थे वो बंगाल के कुशासन की वजह से चिंतित थे कि क्या वहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच के लिए ब्रिटिश संसद को विवश किया। ठीक है, ब्रिटिश संसद पर जो थोड़ा सा प्रेशर डाला कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी मनमानी कर रही है वहाँ पर, तो उनके मामलों की जाँच कीजिए। जांच में पता चला कि कंपनी के बड़े अधिकारियों ने भारतीयों के हितों का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, जब जांच हुई तो पता चला कि जो कंपनी के बड़े अधिकारी थे उन्होंने भारतीयों के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम है उन पर जहाँ क्या नाम थोड़ी नज़र रखी जाए, इसके लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की थी 1773 में। एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले क्या होता था कि 3 गवर्नर होते थे, एक मद्रास का गवर्नर होता था, एक बंगाल का, और एक बम्बई साइड का गवर्नर होता था। मतलब लगभग 3 गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे हेड जो था वो पहले बंगाल का ही था, मतलब तीनों की बराबर शक्तियाँ थी। लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे गवर्नर जनरल बना दिया, मतलब उसे सबसे ऊपर पद दे दिया कि अब आप सबसे ऊपर है, और मद्रास का गवर्नर और जो बंगाल का बम्बई का गवर्नर होगा वो आपको सारी जानकारियाँ देगा। ठीक है, मतलब हेड किसे बना दिया, तो बंगाल के गवर्नर को हेड बना दिया उसमें से। पहले तीनों की शक्तियाँ बराबर थी, तो तीनों अपनी मनमानी कर रहे थे अलग अलग जगह पे, लेकिन अब क्या कि बंगाल वाले को सबसे ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने, ये किया। ठीक है, तो वही कहा कि एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर है कि एक परिषद भी बनी जिसमें 4 सदस्य थे, जिसमें 3 का कंपनी से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो एक परिषद बनाएगी, काउंसिल बनाएगी, जिसमें क्या थी टोटल 4 सदस्य, 3 व्यक्ति थे जिनका कंपनी से कोई संबंध नहीं था। तथा 1774 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट, याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक है, तो इतना तैयार रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।